तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने एक बहुत बड़े इशू पे बात किया था कि कैसे क्रिमिनल्स धर्म की आड़ में अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस मिला है उससे मुझे और हिम्मत मिली है इस सच्चाई की आवाज़ को आगे बढ़ाने की। आज हम एक बात करेंगे इसी किस्म का। पंजाब में एक और शख्सियत है जिसने पिछले बहुत सालों से कुछ अजीब किस्म के बयानात जारी रखे। कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, कभी एक स्टैंड पे वो शख्स टिका नहीं, कभी किसी अकाली दल में, कभी किसी अकाली दल में, फिर अपना अकाली दल बना लिया और उस शख्स का नाम है सिमरनजीत सिंह मान। आज के दिन में वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। उल्टे सीधे बयान देने की उनकी शायद आदत सी बन गई है, या तो उनको कुछ पता नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। आई थिंक कन्फ्यूजन उनके अंदर बचपन से है। मैं बहुत पुराना जानता हूँ उनको, उनकी फैमिली को, जिस किस्म की बैकग्राउंड से आए, वो जिसको कहते हैं बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। तो वो सोने का चमचा लेके पैदा हुई जो एक क्लास पंजाब में थी, आज भी है, उसमें से निकले हुए कुछ लोग अपने ख़ानदानी असर से, ना कि अपनी किसी कमाई से, अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उनकी, सिर्फ ख़ानदान का नाम चलता था। किसी का बाप एमएलए था तो उसके बाद बेटा एमएलए बन गया, बाप आईएएस था तो बेटा आईएएस बन गया, बाप आईपीएस था बेटा आईपीएस बन गया, बाप डॉक्टर था बेटा डॉक्टर बन गया। तो ये एक पंजाब में एक रीत रवायत चली आ रही है कि एक ही वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ फैमिलीज के साथ बहुत बुरी तरह जुड़ा हुआ है। उसी किस्म की एक फैमिली में से सिमरनजीत सिंह मान निकल के आता है। उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते थे। वही ब्रिटिश कल्चर इसको बचपन में मिला। अंग्रेज़ों से दोस्ती, अंग्रेज़ों के साथ बच्चों के साथ इनकी, अमीर लोग जो हैं बहुत अमीर, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो इस किस्म का बचपन से एक जो नज़रिया मिला वो कहीं ना कहीं आम आदमी से मिलता जुलता नहीं था। तो बात थी उनके बयानों की। बहुत सारे बयान पिछले इतने सालों में दिए, लेकिन जो एक लेटेस्ट बयान 2 दिन पहले दिया, इसी किस्म का बयान 6-7 साल पहले भी दिया था, लेकिन तभी लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया जितना आज किया। उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह, सरदार कहना भी एक उसके लिए उनको धर्म के साथ जोड़ने वाली बात है। भगत सिंह था, वो पूरे देश का नुमाइंदा था। सरदार उसको अमृतधारी सिख नहीं था, तो मुझे हिसाब से उसको सरदार नहीं कहना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा क्रांतिकारी, एक आइकन, एक आइडल, एक सच्चा सुच्चा इंसान और सच्ची बात करने वाला, हक की, इंसाफ की, कानून की बात करने वाला आदमी, जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसने एक नाम कमाया छोटी सी उम्र में। आज तकरीबन 90 साल हो गए हैं उस आदमी के जाने के बाद, लेकिन आज भी उस आदमी का नाम इतना है जितना शायद सिमरनजीत सिंह मान को कोई 50-60 जन्म लेने पड़ेंगे उतना नाम कमाने के लिए। और ऐसे शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, वो भी एक पुलिस ऑफिसर रहते हुए, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं मान साहब, और उनको पूरी तरह पता है कि कानून क्या कहता है। उनका ये कहना कि भगत सिंह टेररिस्ट था, अतवादी था, ये कुछ बात हजम नहीं होती। ये एक कोई अच्छे दयानतदार सियासतदान की बात नहीं है। ये एक अनपढ़ और अधूरी सोच वाले लोगों की बात है जो ऐसी बातें करते हैं। तो उस शख्स का ये कहना और इसकी सफाई ये देना कि भगत सिंह ने एक अमृतधारी सिख को मारा था, इसलिए वो टेररिस्ट है। वो सिख कौन था? अंग्रेज सैंडर्स के साथ, जो उसके साथ जिसको भगत सिंह ने गोली मार के मारा था, उसके साथ एक सरदार सिपाही था अंग्रेज़ों की फौज का, पुलिस का,
जिसको गोली लगी और वो भी मर गया था। तो इस बात को लेके मुझे समझ नहीं आती कि जब कुछ लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उसमें दुनिया भर में सैकड़ों ऐसी एग्जाम्पल्स है जहाँ लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा हुआ। चाइनीज़ ने तो अपना नारा ही ये लगा दिया था, पावर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ताकत जो है वो बंदूक की नाली से निकलती है, राजकीय सत्ता। तो इस किस्म की फिलॉसफी दुनिया भर में चलती रही है। हमारे पुराने देख लो, जितने राजे महाराजे थे सब ने तलवार के जोर पे छोटे राज्य को हरा के अपनी बड़ी सल्तनत खड़ी करी। बाद में भले वो धर्म चेंज करके कुछ बदल के वो दुनियादारी छोड़ के सन्यासी बन गए, संत महात्मा बन गए, लेकिन जब राजा थे तो उन्होंने क्या नहीं किया लोगों के साथ। तो मान का ये कहना कि भगत सिंह ने एक सरदार, अमरधारी सरदार को मारा था, इसलिए वो टेररिस्ट है, वो अतवादी है। मुझे अभी कल या परसों मैं एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, मैं तो बाहर रहा हूँ पंजाब से इतने साल। उस शख्स ने जो लिखा है, वो प्रोफेसर है कोई कॉलेज के, जिन्होंने जो पोस्ट पाई कि जब सिमरनजीत सिंह मान फरीदकोट में एसपी थे, इन्होंने 3 निहंग सिंहों को गोली मार के मार दिया था। तो अगर ये बात सही है तो ये तो भगत सिंह भी बुरा काम हुआ, उसने तो एक आदमी मारा था, यहाँ तो 3 मार दिए। और वो निहंग तो बहुत सारे अमृतधारी होते हैं, तो आतंकवादी कौन हुआ? तो ये मुझे ये समझ में नहीं आती, इतना पढ़ा लिखा आदमी जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है और लोग मानते भी हैं, उनके अनुयायी बहुत सारे, उनके चेले सिर्फ इसलिए साथ में जुड़े हुए हैं कि वो इंटेलेक्चुअल है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, आईपीएस किया उसने और पुलिस ऑफिसर रहा है और राजघराने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये क्या ये क्वालिफिकेशन होती है एक लीडर की? कितने लोग लीडर इस देश में पैदा हुए जिनका किसी अमीर ख़ानदान से कोई मतलब नहीं था, लेकिन देश के लिए लड़े। वो लाल बहादुर शास्त्री हो या इस किस्म के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हों। तो ऐसे लोगों को नकारना ये कह के कि वो अनपढ़ गवार टेररिस्ट थे, अतवादी थे, ऐसे बयानात से समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे याद है, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैंने सिमरनजीत सिंह मान को बहुत करीब से देखा है। मुंबई में जब ये डीआईजी हुआ करते थे सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 84 के टाइम पे, तो इनकी पोस्टिंग बॉम्बे में थी 85 के करीब। और मैं बताऊं, इनके एक बयान ने मुंबई का माहौल इतना ख़राब कर दिया था कि कई दिन तक हमें सर झुका के निकलना पड़ता था वहाँ से। इन्होंने एक गुरुद्वारा में आके ये बयान दे दिया कि अगर एक सिख इतने हिंदुओं को मारे तो हम सब हिंदुओं को मार के कुछ पता नहीं खालिस्तान बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उल्टा सीधा बयान, मैं पूरा बयान नहीं बताना चाहता। तो उसके बाद उस गुरुद्वारे में बयान सुन के जो लोकल हिंदू थे उस इलाके के, साहिल कोली बड़ा एरिया, वहाँ के लोगों में कई दिनों तक हिंदू सरदारों को दूसरी नज़रों से देखने लग गए और सरदार हिंदुओं को और नज़रों से देखने लग गए। गुरुद्वारे में दिए गए एक बयान से इतना जो सामाजिक ढांचा था उसमें दरार आई और वो एरिया जहाँ के लोग 1947 में हिंदू और सिख दोनों मिला के पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, उनको रिफ्यूजी घर मिले थे, वहाँ पे इतना मिलजुल के रहते थे सब लोग के पता नहीं चलता था कि एक परिवार में कोई सिख है तो कोई हिंदू है, कोई पगड़ी बांधता है दूसरा नहीं बांधता है। इस किस्म की धार्मिक सद्भावना उस इलाके में थी। लेकिन आप कभी उन दिनों में गुरुद्वारे जाओ तो आपको सिखों से ज़्यादा हिंदू नज़र आते थे गुरुद्वारे में। हजारे वाली कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग गुरुद्वारा जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे, इतनी उनकी आपस में बनती थी। लेकिन मान के उस बयान के बाद वहाँ जो दरार पड़ी दो धर्मों के बीच में, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी तो वो जो दरार थी वो ख़त्म नहीं हुई। तो एक लीडर के एक बयान से इतना बड़ा समाज में
फ़र्क पड़ता है, इनको सोचना चाहिए बयान देने के पहले। इस किस्म के उल्टे सीधे बयान दे के पूरे देश में घूमते रहे अपना प्रचार करने के लिए, लेकिन कभी एक स्टैंड नहीं रखा। तो मैं कहने का मतलब ये था कि वो शख्स एक जिम्मेदार ओहदे पे होते हुए भी अगर इनको इतना बुरा लगा था सिखों के साथ जुल्म होना, तो उसी समय अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते 84 में। बहुत से लोगों ने अपनी कुर्सियां छोड़ी थी, अपने अवार्ड वापस किए थे, कुछ नहीं किया। उसके बाद जब केस बना इनके ऊपर मानहानि का केस, देशद्रोह का केस, तो ये नौकरी छोड़ के भाग गए, अपने परिवार को, बच्चों को मुंबई में फ्लैट में छोड़ के गुल हो गए, भाग गए। बाहर से पकड़ के इनको कहीं से मुंबई की पुलिस लाई। मैंने एक एपिसोड बनाया था, आपने सुना होगा, जिसमें मुझे गवाह बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं उस गुरुद्वारे के बाहर हाजिर था और इनका भाषण सुन रहा था। लेकिन मैं गवाह नहीं बना, तो एक नकली गवाह क्रिएट करना पड़ा। ओबराय उसका नाम था। उस आदमी को गवाह बनाया गया जो आदमी गुरुद्वारे में मौजूद ही नहीं था भाषण सुनने के समय पे। और इतना लंबा केस चला, कभी उसकी हियरिंग जोधपुर में हो रही है, कभी कहीं हो रही है, तो करोड़ों रुपये उस केस पे सरकार के खर्च हो गए। उस गवाह को सिक्योरिटी देनी पड़ी, कार्बाइन वाले सिपाही साथ में देने पड़े, और दीवान ओबराय की तो लॉटरी लग गई। उसका धंधा जो चलता था वो और बढ़ गया, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, लाइमलाइट में आ गया, जहाज़ों में घूमने लगा। तो इस किस्म के बयान देने से मैं मान साहब को पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उतना कमाया, नाम नहीं कमाया, जितना उन्होंने समाज को नुकसान दिया है। तो ऐसे लीडर जो हैं वो नीम हकीम खतरा है जान जैसे कहते हैं, जितने लोगों से अपने किरदार से, अपने बयानों से इन्होंने कौम का भला नहीं किया बल्कि कौम का नुकसान किया है। वो लोग जो मुंबई जैसे शहर में सरदारों को पूरी इज्जत के साथ देखते थे, उनके इस बयानात के बाद लोकल ट्रेन में सरदारों की बेइज्जती शुरू हो गई थी। वो सरदार जिन्हों को 47 के बाद मुंबई के लोगों ने कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले थे, उन सरदारों की रोज़ बेइज्जती होने लग गई थी मान के बयान के बाद। इतना भड़काया था लोकल मीडिया ने वो बयान, इतना चर्चा हुआ मुंबई में। वो तो लक्कली हमारे पुलिस ऑफिसर इतने अच्छे थे लोकल लेवल पे भी और मुंबई के लेवल पे, जिन्होंने बड़े तरीके से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। मुंबई के बड़े सिख लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई, उसी तरह लोकल हिंदू लीडर्स की मीटिंगें बुलाई गई, उनको समझाया गया। जूली और बैरो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, डॉक्टर पसरीचा डीसीपी हुआ करते थे। इन दोनों की मदद से उस सिचुएशन को ठीक ठाक किया गया। अंदर खाते बाल ठाकरे तक मीटिंग की गई कि वो अपने शिवसेना के वर्कर्स को समझाएं कि वो किसी तरह रिएक्ट नहीं करे ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जो आदमी अपने उल्टे सीधे बयान दे के मुंबई जैसे सेंसिटिव शहर में बदअमनी फैला सकता है, वो आदमी पंजाब में क्या शांति लाएगा। अभी 4 दिन पहले तक वो शख्स कहता था कि मैं अपना श्री साहब नहीं छोड़ूंगा, और 2 दिन पहले शपथ लेते हैं तो वो श्री साहब जो थी वो छोटी पहनी हुई और बड़ी बाहर छोड़ गए, जिसको उठा के पब्लिक में घूमते हैं। तो ऐसे लोगों के किरदार से बचना चाहिए। भगत सिंह को टेररिस्ट कहने से आप बड़े नहीं होगे, आपने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है। और भगत सिंह को सिर्फ इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसने सिख जो उसका स्वरूप था, जो बाल थे, दाढ़ी केस थे, वो कटवा दिए थे, इसलिए उसके साथ मान साहब को नफरत है। और लेकिन भगत सिंह कहता था कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। जब एक शख्स खुद कहता है कि मेरा किसी भी धर्म में कोई यकीन नहीं है, मैं कंसेप्ट जो धर्म का है उसको नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। उसका बहुत बढ़िया पेपर भी था, वाई आई एम एन एथियस्ट, वो मान साहब को पढ़ लेना चाहिए। इनकी बहुत सारी जो गलतफहमियाँ हैं दूर हो जाएंगी। और आपको शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि दुनिया भर में उन लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है, धर्मों से ज़्यादा आबादी, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोगों से ज़्यादा आबादी, मुस्लिम धर्म फॉलो करने वालों से ज़्यादा आज़ादी, हिंदू धर्म फॉलो करने वालों से ज़्यादा गिनती मालूम है किन लोगों की है?
दुनिया भर में वो लोगों की गिनती सबसे ज़्यादा है जो धर्म को नहीं मानते। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं बड़ी बड़ी आबादी वाले जहाँ के कोई किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग, वो सब नास्तिक हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग हैं। नॉर्वे, स्वीडन के 80% पॉपुलेशन धर्म को नहीं मानती है। पूरे वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में मस्जिद में गिरजाघर में जाने की गिनती लगातार कम हो रही है। बहुत से गिरजाघर बंद हो रहे हैं। मैंने इंग्लैंड में देखा है बंद गिरजाघर में ये शराब के अड्डे खुल गए अभी वहाँ पे, जिसको हम पब कहते हैं, इन कहते हैं। चर्चेस बंद हो रही हैं और वहाँ शराब पीने के साधन बन रहे हैं वहाँ पे। या बहुत सी उजाड़ चर्चेस पड़ी हैं। आप कभी इंग्लैंड में बाई रोड ट्रैवल करो, आप अंदर की सड़कों पे गांव से होके जो निकलती हैं, आपको तकरीबन हर दूसरे गांव में बड़ी चर्च बंद पाई मिलेगी। बड़े शहरों में बड़ी चर्चें बंद पड़ी हैं। ग्लासगो में 3-4 चर्चेस बंद पड़ी हैं, इतना बड़ा सिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा आने वाले दिनों में जब लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता रोटी रोजी की होती है, अपना पेट भरने की होती है, उस समय जब अनरस समाज में पैदा होता है, उसको दबाने के लिए लोगों को धर्म की अफीम दे दी जाती है। और वो लोग देते हैं सिमरनजीत सिंह मान जैसे। जो लोग सच्चे धर्म को मानते हैं वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। सिख वो है जो गुरु का सिख होता है, सेवा करता है। आपने देखा होगा कहाँ कोई आपत्ति आ जाए सबसे पहले सिख वहाँ पहुँचते हैं, खालसा एड पहुँचती है। ये आते नहीं, ये जब से सिख से बना है तब से ये दस्तूर है। सच्चा सिख कभी किसी के खिलाफ नहीं जाता, सच्चा सिख कभी नफरत नहीं फैलाता, सच्चा सिख कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, सच्चा सिख झूठ नहीं बोलता। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब में 1.5 साल रहने के बाद मैंने महसूस किया कि इतनी गलत फहमियाँ यहाँ के लीडर और बुद्धिजीवियों ने फैला के रखी हैं। आज पंजाब का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने किया है। अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। हमारे बड़े बड़े साहित्यकार, हमारे फिलोसफर, हमारे चिंतक, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे बड़े पत्रकार, जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दबाई और हमने उसको अपनी कमज़ोरियों को ढकने के लिए सिमरनजीत सिंह मान जैसे दोगले पॉलिटिशियंस को आगे कर लिया। तो ये पर्पज़ ये नहीं था पंजाब डिस्कस करने का। जब आप एक नेशनल आइकन भगत सिंह के खिलाफ बोलते हो तो उस डेफिनेटली उसके जो चाहने वाले हैं भगत सिंह के, उनको गुस्सा आएगा। एक शख्स जो धर्म को मानता ही नहीं, उसकी उस सोच को लेके आप उसके ऊपर किंतु परंतु कैसे कर सकते हो? अगर आपको भगत सिंह नहीं अच्छा लगता मत लाओ। और मैं आपको बताऊं कि जितने अतवाद के टाइम पे, टेररिज्म के टाइम पे पंजाब में जो मैक्सिमम लोग पकड़े गए थे, जो उस समय की दहशतगर्दी में जिनको पुलिस ने पकड़ा था, उनमें से 90% लोगों को जब पुलिस वाले पूछते थे कि आपका आइकन कौन है, आपको जो अंदर से जो ताकत मिलती है, जो एक सेध मिलती है, वो कौन है, आप किसको मानते हो? और 90% लोगों ने ये कहा था कि भगत सिंह हमारा आइकन है, हम भगत सिंह को मानते हैं। तो जो आदमी अगर सिमरनजीत सिंह मान को ये लगता है कि उस समय जो लोग अतवाद की एक्टिविटीज़ में, जिनको खाड़कू कहा जाता है, वो खाड़कू अगर भगत सिंह को मानते थे तो हो सकता है भगत सिंह भी अतवादी होगा। मान साहब कुछ अकल की बात कीजिए, आपकी अभी उम्र हो गई है, आप लोगों को भड़काइए मत, उनको झांसे में मत रखिए। आपको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया गया है, आपने बहुत समझौते कर लिए अपने धर्म के साथ भी, अपने किरदार के साथ भी। अब कुछ जिम्मेदारी की बातें कीजिए। 5 साल आपके पास है पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की बात पहुंचाने के लिए। तो पंजाब सारा जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। आने वाले दिनों में आप क्या करोगे? भगत सिंह को अतवादी मत बनाइए, उसको टेररिस्ट मत बनाइए। आपने जो बनना है बन जाइए। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।